नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पॉलिटी सेक्शन का चुनाव आयोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो आपकी आप जान रहे हैं, अभी यूपीएससी की परीक्षा है, फिर उसके बाद उत्तराखंड परीक्षा भी लगी हुई है 14 जुलाई को। फिर उसके बाद आपकी आप देखेंगे जुलाई के लास्ट में, मुझे जहाँ तक पता चल रहा है कि आपका जो यूपी पुलिस है उसकी भी परीक्षा होनी है। तो जो पॉलिटी सेक्शन आता है सभी में कॉमन आता है, उसी को देखते हो। किसी में बस ये अंतर हो जाता है कि किसी में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछ लेता है, कोई में कॉन्सेप्ट बेस पे। तो ये जो पूर्वावलोकन की वो पॉइंटर है, इसमें सभी कुछ अच्छे से सम्मिलित किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। भारत का संविधान निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है आर्टिकल 324 में। याद रखिएगा, आर्टिकल 324 में किसके बारे में लिखा है? चुनाव आयोग के बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 324 चुनाव आयोग के लिए है। फिर उसके बाद है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। कहाँ से की जाती है? वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब लेकिन इसमें जो नया संशोधन हुआ है उसमें ये है, देखेंगे कि उसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और कोई एक विपक्ष का नेता होगा। हाँ, जो अपनी सिफारिश किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा कि इस व्यक्ति को नियुक्त करना है, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त कर देगा। अब मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध में सही कथन है क्या? मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके या कारणों से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। सॉरी। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचक आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदेह किया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक संभव है। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेखन द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है। तो ये आप देखेंगे सही है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए उस पे होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना है। फिर उसके बाद निर्वाचित सूचियां तैयार करने के कार्य का निरीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण भी करना है। राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। सही कथन है, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाया जाता है। भारत के विविध निर्वाचनों के लिए निर्वाचन प्रणाली स्वीकृति की गई है। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा की जाती है और एकल संक्रमण मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली की जाती है। भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में सही है क्या? सही है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिशें और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचित की अधिसूचना जारी की जाती है। संसद के सदस्यों की निहत्ताओं से संबंधित प्रश्न पर विनिश्चित करते समय राष्ट्रपति राय प्राप्त करता है। भारत के निर्वाचन आयोग की भारत के संविधान में अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निहत्ताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व राय करेगा। किसकी? वो निर्वाचन आयोग से राय करेगा। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाले अप्रत्याशित अपनी
निक्षिप्त राशि यानी जमानत राशि खो देते हैं तो उसका अर्थ है निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। अब है न्यायालय द्वारा आपराधिक घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है संसद द्वारा। किस द्वारा? संसद द्वारा ये जो है ये निर्णय किया गया है। अब अभिकथन और कारण वाले प्रश्न है। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। कारण क्या है कि आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिसूचित किया है, जो कि गलत है। ये संसद में इसको अधिसूचित नहीं किया गया है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। विधिक या वैधानिक अधिकार एक अधिनियम के अंतर्गत है। संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? वो दी गई है अनुच्छेद 326 में लिखा हुआ है वयस्क मताधिकार का संबंध दिया गया है। नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया है इस आम चुनाव में। देखेंगे 1989 में जो है वो 21 वर्ष से घटा करके क्या कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। इस बार अगर आपने कांग्रेस का अगर वो देखा होगा, क्या नाम, ऐड जो आता है चुनाव के समय, तो ये उसमें एक दो लोग बैठे थे, एक बिटिया रहती, वो बताती है कि कांग्रेस ने हमें कहते हैं 1989 में कहते हैं 21 वर्ष से 18 वर्ष निर्वाचित कर दिया गया है। तो वो इसके बारे में बात करती है। अब आपको ये बताना है किस संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ है। अब केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसमें 61वें संविधान संशोधन 1989 से कर दी गई है। दोनों में डिफरेंट देख लीजिए। जो मैं पूछा था कि हाँ 61वां संविधान संशोधन था, कब हुआ था? 1988 में हुआ था। और ये जो संशोधन था लागू कब से हुआ था? वो 1989 से लागू हुआ था। राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? या वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। बात सही है। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचन सूची बनाने की कोई स्थान नहीं होगा। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। तो ये भी बात सही है। ये सारे ऑप्शन आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में यूपीएससी में प्रश्न आ चुका है। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी? पहला अनुच्छेद रहेगा वो आर्टिकल 83 में रहेगा, फिर 85, 172, 74 और अनुच्छेद 356 में होगा। अब है निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में सही कथन है क्या? निर्गम मत सर्वेक्षण अभियुक्त का प्रयोग मतदाताओं में के उनके निर्वाचोत्तर जो सर्वेक्षण को व्यक्त करता है, जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशियों के पक्ष में किया है। लोकसभा 2009 चुनाव में, लोकसभा 2009 चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियन में 1 मिलियन 10 लाख लगभग कितनी थी? 714 थी। 2019 में देखेंगे तो 908 हो जाएगी। अब देखिए ये प्रश्न अभी हो सकता है सीधा रिपीट कर ले, लेकिन हाँ एक बात ये 2019 वाला डाटा, लेकिन अभी लेटेस्ट नहीं पूछेगा क्योंकि अभी तक पूरी तरह से डेटा अभी तक फ्लैक्स नहीं हुए हैं। तो याद रखिएगा कि 2019 में आप देखेंगे 908.72 था। ये याद रखने वाले पॉइंट है। अब उसके आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। ठीक, आगे देखते हैं। 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। वर्तमान नियम के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कोई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उन्हें खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्र में विजय हुए हो। ये देखिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको ये स्टेटमेंट अपने आप गलत लगने लगेगी कि उपचुनाव का खर्चा पार्टी कैसे उठाएगी। चुनाव कराने का तो खर्चा निर्वाचन आयोग कराता है, तो ये अपने आप ये कथन गलत हो जाएगा। अब ऊपर वाले कथन के बारे में देखते हैं। एक वाले में, भारत में कोई ऐसा कानून नहीं जो प्रत्याशी को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने से रोके। तो ऐसा कानून है, मतलब कि एक वो है, मतलब प्रचलन है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये वाली जो बात जो है, दूसरी वाली एकदम सही है। अब है जनप्रतिनिधि संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचित विधियों में हुए हाल के संशोधन के विषय में सही है। क्या सही देखने को मिलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि के होने पर दोष सिद्धि की तिथि से 6 वर्ष के लिए संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने की अयोग्य हो जाएगी। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे कि लोकसभा के सभी चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशियों द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की जाएगी। चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता है। कोई अभ्यर्थी तब तक 2 से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश की थी किसने? लोकसभा के चुनाव में सरकारी निधियों की मतलब कि जो लोकसभा का चुनाव होगा आप उसमें सरकारी मशीनरियों का यूज नहीं कर सकते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है निर्वाचन सुधार से संबंधित है। अब है, उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। संसद द्वारा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एवं स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन क्षेत्र को दी गई है। तो देखेंगे कैसे, उसके बाद देखेंगे कारण ये है इसका कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। तो देखेंगे दोनों सही है, दोनों को ही किसमें देखेंगे 2/3 बहुमत से पास होगा इसके लिए जब आपको हटाना हो, फिर राष्ट्रपति द्वारा इसको हटाया जाएगा। तो कथन और कारण सही है और कथन कारण की सही व्याख्या मतलब कथन और कारण दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब है, निर्वाचन आयोग को 3 संसदीय आयोग बनाया गया। कब? 1989 में बनाया गया। इसमें कई चरण थे। फिर 1992 में देखेंगे, फिर 2 दलीय हो गया, फिर 3 दलीय हो गया, अब वही चल रहा है। फिर उसके आगे देखेंगे, इसका चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता। स्थानीय निकाय चुनाव को, जैसे कि पंचायत के हो गए, तो उसको कौन कराता है? उसको कराने का जिम्मा जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है वो उसका होता है। अब है, सही कथन है लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति एवं 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इसी निर्वाचित क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है।
परिसीमन आयोग की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अब परिसीमन आयोग के बारे में और एक कथन है वो देख लेते हैं, क्योंकि अब की बार परिसीमन आयोग इंपॉर्टेंट है। परिसीमन आयोग के संदर्भ में सही कथन है क्या है कि परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। बात सही है ये। उस कारण ये है कि परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जाता है। ये भी बात सही है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आपकी बार प्रश्न बनेगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके आगे कथन देखेंगे हम। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान करते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निर्जातीय लिंग हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूह हैं। यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। तो ए और बी दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी की जा रही है। अब उसके आगे देखते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। अब फिर कथन वाले प्रश्न है। एक आपकी बार कथन कारण प्रश्न आपको आरओ में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे थे, क्योंकि अब जो परीक्षा है वो फैक्ट बेस से हटके कॉन्सेप्ट बेस की ओर जा रही है, क्योंकि फैक्ट जितने थे लगभग सभी के सभी पूछे जा चुके हैं। तो अब क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए वो जो है कॉन्सेप्ट पे आप धीरे धीरे स्थानांतरित हो रहे हैं। तो आपको भी अपने सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी इस तरह के प्रश्न आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे। चलिए कथन क्या है देख लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। कारण इसका क्या है? ग्रामीण स्थानीय निकायों का निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण होता है, जो कि गलत है। कि देखेंगे कि जो कथन है वो सही है, लेकिन कारण उसका गलत है, क्योंकि स्थानीय निकाय के लिए वो जो होता है राज्य का निर्वाचन आयोग होता है। अब है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो ये दोनों ही एक प्रकार से फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। भारत में मतदान हेतु प्रयुक्त मशीन वीवीपैट का संस्करण कौन सा है? M2 और M3 है। अब चलिए कल के वीडियो में हम देखेंगे राजनीतिक दलों के बारे में देखेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।